अच्छा भाई, प्रीवियस क्लास में हमने वेरिएबल्स और कुछ डेटा टाइप्स वगैरह देख ली थी। सी शार्प में के वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितनी तरह के वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, और कितनी तरह की डेटा टाइप्स हमारे पास सी शार्प में होती है। आज सेशन 3 है हमारा, स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर्स पे। ठीक है, ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है हमारे पास जैसे इससे प्रीवियस हमने लैंग्वेजेस में पढ़ा। सी शार्प में, सॉरी, पीएचपी में और जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स को समझने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर स्टेटमेंट्स का, कि स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है, तो आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। ठीक है, स्टेटमेंट्स को समझने से पहले हमारे पास समझना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी 9 क्लास में, मैट्रिक इंटर वगैरह में। अगर अभी भी आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी तो आपने लाजमी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लाजमी पढ़ी होगी। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन देखें जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बेसिकली होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स बोलूं या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स बोलूं, जब मैं मल्टीपल प्रोग्राम को आपस में मिला देता हूँ, या समझे प्रोग्राम्स का हमारे पास एक मजमुआ, ठीक है, कलेक्शन हमारे पास प्रोग्राम्स है, जब वो आपस में मिला दूंगा उसको तो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर तो देख लिया कि सॉफ्टवेयर क्या, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स। लेकिन हमारे पास प्रोग्राम्स क्या है? प्रोग्राम क्या होता है हमारे पास के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम्स क्या हमारे पास? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर से टास्क या किसी भी सॉफ्टवेयर में मुझे टास्क परफॉर्म करवाना है तो मैं अपने प्रोग्राम को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में एक प्रोजेक्ट बनाया सी शार्प का, मैंने उस पर लिखा console डॉट राइट, कि मैंने अपने ये प्रोग्राम को क्या दिया, एक इंस्ट्रक्शंस दिया कि मेरी कंसोल एप्लीकेशन में कुछ राइट करके मुझे दे देना। ठीक है, तो इसी तरह मैंने इंस्ट्रक्शन जो जो ये इंस्ट्रक्शन हम लोग दे रहे हैं ना अपने प्रोग्राम में, ये अपने प्रोग्राम को, ये कहलाती है मेरे पास स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स क्या हमारे पास? ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं अपने प्रोग्राम को दे रहा हूँ कोई भी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है, अ सी शार्प प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ टास्क दैट परफॉर्म टू अचीव द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोग्राम। कि सी शार्प प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ टास्क है, जो कोई भी प्रोग्राम में फंक्शनलिटी को अगर मुझे अचीव करना हो अपने प्रोग्राम में तो मैं ये यूज करता हूँ। फिर यहाँ पर सेकंड पॉइंट है टू परफॉर्म द टास्क, कि टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए प्रोग्रामर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, कि प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। दीज इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड स्टेटमेंट। तो जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामर अपने सॉफ्टवेयर में को प्रोवाइड कर रहा है कोई भी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, तो वो इंस्ट्रक्शंस कहलाती है बेसिकली स्टेटमेंट्स। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इस एक्सप्रेशंस क्या होती है। हमें स्टेटमेंट्स पता चल गई, तो एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो कह रहा है अ सी शार्प स्टेटमेंट कैन कंटेन एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स टू अ वैल्यू। एक्सप्रेशन मेरे पास होती है, मतलब ऐसी, ये भी समझ लेंगे कि स्टेटमेंट का ही पार्ट है। जो इंस्ट्रक्शन वही है हमारे पास प्रोग्राम में जो मैं दे रहा हूँ, उसी का एक पार्ट होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं है स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन में। ठीक है, अब एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो एक्सप्रेशन एक ऐसी स्टेटमेंट को, ऐसी इंस्ट्रक्शन को बोला जाए जो मेरे पास कोई ना कोई मुझे कैलकुलेटेड रिजल्ट प्रोवाइड करे। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ए प्लस बी, मेरे पास क्या हुआ है? एक एक्सप्रेशन हुई। कैसे पता चला कि एक्सप्रेशन है? क्योंकि वो कोई ना कोई मुझे कैलकुलेटेड रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। फिर मैंने कर दिया ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, जैसे हमारे पास एक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कोई और सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो मुझे कोई ना कोई कैलकुलेटेड रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, और स्टेटमेंट मुझे कोई रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता। स्टेटमेंट क्या, सिंपल एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन भी एक स्टेटमेंट का एक पार्ट है एक तरीके से, जो कि मुझे कोई ना कोई रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि मुझे कोई ना कोई रिजल्ट प्रोवाइड कर रही हो कैलकुलेट करके, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को बोला जाता है एक्सप्रेशंस। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि भाई लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स ऑपरेटर्स एंड सी शार्प कीवर्ड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, बात करें कि भाई लॉजिकल स्टेटमेंट्स आपकी हो सकती है वेरिएबल की, ऑपरेटर्स हो सकते हैं उसमें, और सी शार्प के ऐसे कीवर्ड जो कि कोई ना कोई टास्क परफॉर्म आपको करके दे रहे हो, वो सारी चीजें स्टेटमेंट में आती हैं। फिर कह रहा है एंड विद अ सेमी कॉलन, कि हमें पता है कि स्टेटमेंट हमेशा एंड किस पे होती है? सेमी कॉलन पे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर जिसको बोला जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है मल्टीपल स्टेटमेंट आर ग्रुप इन ब्लॉक कोड सेगमेंट इनक्लोज इन करली ब्रैकेट्स, कि अगर इस तरह से जो हम देखते हैं कि जो करली ब्रैकेट है इनको बोला जाता है ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ कोड। तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं कि स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट को जब हम मिलाकर एक कर्ली ब्रैकेट में लगेंगे तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वो
कहला सकते हैं हमारे पास। फिर कह रहे हैं भाई, यहाँ पर आते हैं, फिर स्टेटमेंट में थोड़ा सा और डिस्कस करें तो यहाँ पर कह रहा है कि स्टेटमेंट आर यूज टू स्पेसिफाई द इनपुट, द प्रोसेस एंड द आउटपुट टास्क ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं स्टेटमेंट क्या क्या चीजें आ सकती हैं। स्टेटमेंट में ये बता रहे हैं कि भाई डेटा टाइप्स आ सकती हैं, वेरिएबल्स आ सकते हैं हमारे पास, ऑपरेटर्स आ सकते हैं, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स आ सकते हैं, और और हमारे पास लिटरल आ सकते हैं, कीवर्ड्स आ सकते हैं, और एस्केप सीक्वेंस वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे पास किस में आ जाती हैं, स्टेटमेंट्स वगैरह में। लिटरल मतलब स्ट्रिंग कैरेक्टर वगैरह, लिटरल्स। फिर कह रहे हैं कि स्टेटमेंट हेल्प यू टू बिल्ड अ लॉजिकल फ्लो इन द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट यू कैन। स्टेटमेंट की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज करवा सकते हैं वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स को, इनपुट ले सकते हैं, किसी क्लास को, किसी मेथड क्लास को कॉल करवा सकते हैं, किसी भी क्लास के मेथड को कॉल करवा सकते हैं, और आउटपुट वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। मतलब कोई भी लाइन हम जो सी शार्प में लिख रहे हैं ना, वो कहला रही है मेरे पास स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ भी लिखो, मैं कंसोल डॉट राइट लिखूं, कंसोल डॉट रीड लिखूं, ए प्लस बी लिखूं, या कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करवाऊं, डिक्लेयर करवाऊं, या कुछ भी यहाँ पर मैं लिखूं, वो कहलाएगी मेरे पास सी शार्प में स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ देखें मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड दिया हुआ है, यहाँ देखें। ठीक है, एक यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड दिया हुआ है, मतलब करली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है इंटीजर, एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है साइट के नाम से, उसमें वैल्यू स्टोर करवाई हुई है 5। फिर एक वेरिएबल है हाइट के नाम से, उसमें वैल्यू स्टोर करवाई। तो मतलब ये मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट है। अब इसमें से मुझे बताएं कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर। पांच। अब इसमें से मुझे बताएं कि ये जो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, इसमें से एक्सप्रेशन कौन सी है, एक्सप्रेशन कौन सी वाली है, कौन सी वाली एक्सप्रेशन है, कौन सी वाली, एरिया 0.5 मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, कैसे पता चला? क्योंकि इसमें मेरे पास क्या हो रही है, कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, कोई कैलकुलेटेड रिजल्ट मेरे पास कहाँ आ रहा है, इस एरिया में आके स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो कि कोई ना कोई मुझे रिजल्ट प्रोवाइड कर रही हो, कैलकुलेटेड रिजल्ट, मैथमेटिकल हो, अर्थमेटिकल हो, कोई भी, तो वो मेरे पास कहलाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट, आइटरेशन, ये सारी हम लोग पढ़ेंगे। जंप स्टेटमेंट, एक्सेप्शन हैंडलिंग, चेक अनचेक, फिक्स्ड लॉग स्टेटमेंट। इसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाती है, वही डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स वगैरह, स्विच केस वगैरह। आइटरेशन स्टेटमेंट में लूप्स आ जाते हैं। जंप स्टेटमेंट में गो, रिटर्न, गो टू, रिटर्न, कंटिन्यू, और ब्रेक वगैरह सारी चीजें आ जाती है। एक्सेप्शन में मेरे पास आ जाते हैं ट्राई कैच वगैरह। ठीक है, सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन जब देखें यहाँ पर, तो क्या कह रहा है, एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा लाइक इन मैथमेटिक्स, एक्सप्रेशन इन प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग सी शार्प कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द। अच्छा, यहाँ पर अब देखें फ्रॉम द ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स के स्टेटमेंट्स जो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, सॉरी, एक्सप्रेशन जो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, वो की जाती है ऑपरेटर और ऑपरेंड की मदद से। ठीक है, मतलब ऑपरेटर्स जो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हो, और ऑपरेंड जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाया गया हो। ठीक है, अभी हम लोग इससे आगे वाले जो सेशन है हमारे पास, सॉरी, इसी में ही है, ऑपरेटर्स का इसी में देखेंगे आगे। अच्छा, अब यहाँ देखें मेरे पास क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन आर यूज टू प्रोड्यूस वैल्यू, और कोई ना कोई रिजल्ट हमें एवेल्यूएट करके देगी। ठीक है, ये वही सारी बातें लिखी है जो मैंने ऊपर बताई। डिफरेंस देखिए मेरे पास क्या है, सिंपल है कि स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में, तो यहाँ सबसे पहले स्टेटमेंट में अगर देखें, कह रहा है डू नॉट नेसेसरली रिटर्न वैल्यू, मतलब कोई रिटर्न नहीं करता मुझे वैल्यू, मतलब कोई रिजल्ट मुझे रिटर्न नहीं करता। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखें एक सिंपल एक इंटीजर का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है ऑड नम के नाम से, और उसमें वैल्यू स्टोर हुई है 5। तो ये मुझे बताए कि ये वाली जो लाइन है मेरे पास, इसमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है या कोई ऑपरेशन। ठीक है, सिंपल क्या हो रहा है कि भाई एक वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे यही कह रहा है कि द स्टेटमेंट ओनली स्टोर द वैल्यू 5 इन द ऑड नम वेरिएबल, कि एक वैल्यू से नंबर 5 की वैल्यू स्टोर की जा रही है इस ऑड नम वाले वेरिएबल में। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर देखें दूसरे एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पर देखें कह रहा है ऑलवेज इवेल्युएट टू अ वैल्यू, फॉर एग्जांपल, फिर देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो जिसका आंसर उसने मुझे क्या दिया है कैलकुलेटेड, 2500। तो मतलब ये देखें यहाँ पर मेरे पास कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, तो उसका मतलब क्या है, मतलब मुझे कोई ना कोई कैलकुलेटेड रिजल्ट मुझे प्रोवाइड करा, तो ये मेरे पास कहलाएगा स्टेटमेंट। बाकी जो दूसरा डिफरेंस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ये, मतलब दोनों को ही, जो कंपाइल कर रहा होता है वो कंपाइलर ही कर रहा होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस में काउंट नहीं होगा, दोनों को जो हमारे पास वो रन कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, कंपाइलर ही कर रहा होता है। ठीक है, तो सिर्फ थ्योरेटिकल था कॉन्सेप्ट।
अब जो हमारे पास है एक्चुअल में वो है हमारे पास ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स हमारे पास प्रोग्रामिंग में होते हैं क्या, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं जावास्क्रिप्ट में, पीएचपी में। तो ऑपरेटर्स होते क्या है कि कोई ना कोई जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करवा कर दे रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह का ऑपरेशन हो सकता है प्रोग्रामिंग में, किसी भी तरह का ऑपरेशन अगर कोई परफॉर्म करवा रहा होता है तो वो क्या करवा रहा होता है, ऑपरेटर। ठीक है, अब किस किस टाइप के ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो एक होता है मेरे पास ऑपरेटर, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने आकर लिखा A+B। ठीक है, अब इसमें से ऑपरेटर कौन है, बताएं मुझे कि ऑपरेशन कौन परफॉर्म करवा रहा है, और दोनों के दरमियान में ऑपरेशन परफॉर्म क्या हो रहा है, एडिशन का। कैसे पता चला, प्लस का साइन है, तो मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है इन दोनों में, वो मेरे पास ये प्लस का करवा रहा है। इसी प्लस के थ्रू हमें पता चला कि इन दोनों के दरमियान एडिशन का मतलब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दोनों के दरमियान में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और हो किस पे रहा है ऑपरेशन, ए और बी के दरमियान में, तो ये मेरे पास कहलाएंगे ऑपरेंड। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड में छोटा सा डिफरेंस यही है कि ऑपरेटर, जिस तरह से हमारे पास क्रिकेट क्या है, एक स्पोर्ट है, ठीक है, और क्रिकेटर क्या होता है जो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, इसी तरह फुटबॉल मेरे पास एक स्पोर्ट है, और फुटबॉलर क्या होता है जो फुटबॉल खेलता है। इसी तरह मेरे पास क्या है, जो ऑपरेटर होता है वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हो, तो ऑपरेटर मेरे पास क्या है, जो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हो। और ऑपरेंड क्या है, जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाया गया हो। इसकी एग्जाम्पल ऐसा है जैसे हमारे पास डॉक्टर और पेशेंट। ठीक है, तो डॉक्टर और पेशेंट कोई ना कोई समझे ऑपरेशन हो रहा है, तो इस केस में मेरे पास डॉक्टर क्या हुआ और पेशेंट क्या हुआ, और पेशेंट क्या हुआ, ऑपरेंड। ठीक है, डॉक्टर ऑपरेटर कैसे हो, क्योंकि वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है वो, तो वो मेरे पास हुआ ऑपरेटर। और पेशेंट क्या हुआ, ऑपरेंड हुआ जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जा रहा हो, या जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाया गया हो। ठीक है, तो मल्टीपल तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ठीक है, उसमें से कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं, जिस तरह से हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस आ जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर जिसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जाए, डबल इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल और नॉट इक्वल। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और इसमें एक और होता है हमारे पास एक्सक्लूसिव और, एक होता है इंक्लूसिव और, जो कि हम पढ़ते हैं अब तक। ठीक है, जो पाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंटर की के ऊपर जो होता है बैकस्लैश के साथ, शिफ्ट के साथ अगर वो प्रेस करेंगे तो मेरे पास वो पाइप सिंबल आ जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर अभी तक हमने नहीं पढ़े। फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। और लास्ट में मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें से अभी कल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब वेरिएबल को जो असाइन करने के लिए। प्लस, सिंपल, इक्वल टू, इक्वल टू जो सिंगल इक्वल टू जो होता है, लेकिन हमारे पास में बहुत सारे होते हैं, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल। ठीक है, तो ये मेरे पास कहलाते हैं कुछ टाइप्स के ऑपरेटर। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे, अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर या इनकी टाइप्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स की टाइप्स कितनी होती है। ये मेरे पास जो टाइप्स है ना, ये सब टाइप्स है, मतलब टाइप्स की भी टाइप्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर ऑपरेटर्स की, तो एक्चुअल में जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी मेरे पास टाइप्स कितनी होती है ये देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास होता है यूनरी ऑपरेटर, यूनरी। फिर होता है मेरे पास बाइनरी ऑपरेटर, और फिर मेरे पास होता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, यूनरी मतलब एक, बाइनरी मतलब दो, टर्नरी मतलब तीन। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ये एक्चुअल में है क्या, तो इसको समझते हैं पहले। तो यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को बोला जाता है जो दो ऑपरेंड्स के दरमियान में, सॉरी, एक ऑपरेंड्स के दरमियान में ऑपरेशन परफॉर्म करवाए। यूनियरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स को बोला जाता है जो एक ऑपरेंड पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाए। और बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को बोला जाता है दो ऑपरेंड के दरमियान में ऑपरेशन परफॉर्म करवाए। और टर्नरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को बोला जाता है जो तीन ऑपरेंड्स के दरमियान में ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने आकर लिखा A+B। अब इसमें से ऑपरेटर क्या है मेरे पास, प्लस। ठीक है, तो प्लस मुझे पता है कि बाइनरी है, यूनरी है या टर्नरी है, बाइनरी है। कैसे पता चला, क्योंकि ये मेरे पास, क्योंकि ये दो ऑपरेंड के दरमियान में ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आकर लिख दूं +C, तो अब मेरे पास क्या हुआ, तो क्या ये टर्नरी बन गया। अब मेरे पास तो तीन ऑपरेंड आ गए, तो क्या मेरे पास ये टर्नरी बन गया, बाइनरी है। ठीक है, अभी भी बाइनरी कैसे है, तो ऐसा नहीं कि अब देखे मेरे पास होगा क्या, कि पहले मेरे पास A+ होगा B से, और उनका जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो मेरे पास क्या होगा, C से मेरे पास क्या होगा, मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर आकर लिखा हुआ है 2 + 2 +
मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 6। ठीक है, अब 2 + 2 का जो रिजल्ट होगा 4, वो फिर मेरे पास होगा प्लस उसके साथ 6 के साथ। तो मेरे पास ऐसा नहीं कि अगर 3 ऑपरेंड आ गया तो टर्नरी हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो प्लस क्योंकि मेरे पास क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, अब फिर मेरे पास टर्नरी पर आने से पहले बात करता है यूनरी ऑपरेटर की। तो यूनरी ऑपरेटर, एक ऑपरेंड के दरमियान में मैं ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करवाऊं? ऐसा कौन सा ऑपरेटर है कि मैं एक ऑपरेंड के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकूं, जिसका सिर्फ एक ऑपरेटर हो? कौन सा? प्लस प्लस और माइनस माइनस, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैंने यहां पर अगर लिखा ए प्लस प्लस, मतलब ए में एक का इंक्रीमेंट कर दो, और ए माइनस माइनस मतलब ए में एक का डिक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो ये मेरे पास कहलाता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ही ऑपरेटर आता है, वो है हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और बाकी सारे मेरे पास क्या है, यहाँ पर जितने भी हैं नजर आ रहे हैं आपको, सारे बाइनरी ऑपरेटर है, सिवाय मेरे पास कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर मेरे पास टर्नरी ऑपरेटर है। इसको समझेंगे कि आगे क्या होता है। बाकी हमारे पास अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट, ये सारे मेरे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। तो अब अर्थमेटिक ऑपरेटर पर आते हैं, तो मेरे पास सबसे पहला पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेटर में यही लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर, बिकॉज दे वर्क विद टू ऑपरेंड, कि दो ऑपरेंड्स पर ये काम करते हैं, विद द ऑपरेटर बीइंग प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि ऑपरेटर जो प्लेस किया जाएगा वो दोनों ऑपरेंड के दरमियान में प्लेस किया जाएगा। मतलब ए प्लस बी, तो मेरे पास जो प्लस है वो दोनों ए और बी के दरमियान में, माइनस प्लस डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसी तरह मॉड्यूलस। फिर कह रहे हैं कि दे अलाउ यू टू परफॉर्म कंप्यूटेशन और न्यूमेरिक और स्ट्रिंग डेटा। मतलब हमारे पास अर्थमेटिक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए मैं यूज करता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस, जिसको मॉड भी बोला जाता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज के साइन से। और उसका काम क्या होता है हमारे पास, रिमाइंडर रिटर्न करना, कि डिवाइड होने के बाद जो मेरे पास बचता है, तकसीम होने के बाद जो मेरे पास बच जाता है, वो मेरे पास एक क्वोशंट होता है मेरे पास, और एक रिमाइंडर होता है। ठीक है, क्वोशंट क्या होता है हमारे पास, जिससे डिवाइड किया जाए, और रिमाइंडर क्या होता है, जो डिवाइड होने के बाद जो मेरे पास बच जाता है, वो मेरे पास कहलाता है रिमाइंडर। तो सबसे पहले परफॉर्म करते हैं यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन। किसी भी ये वैल्यू के दरम्यान में भी हो सकता है, और किसी भी वेरिएबल के दरम्यान में भी ये परफॉर्म करवाया जा सकता है। भाई बस ये हमारे पास प्लस माइनस मल्टीपल मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। ठीक है, अब आ जाते जरा अपने विजुअल स्टूडियो पे। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ से मैं कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क, और यहाँ से आके मैं फाइल का नाम दे दूंगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और फोल्डर ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि म्यूजिक के फोल्डर के अंदर सी शार्प क्लासेस का फोल्डर है। क्रिएट किया मैंने प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं एक टाइटल दे रहा हूँ, CW डबल टैप प्रेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लिखा हुआ कंसोल डॉट राइट लाइन। और यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अब स्क्रीन को होल्ड करवाने के लिए मैंने कौन सा फंक्शन बताया था, कंसोल डॉट रीड की। ठीक है, अब मैं F5 से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, टाइटल इस पर आ चुका है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस की, कि अभी मैं परफॉर्म करवाऊंगा दो वैल्यूज के दरमियान में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैंने लिख दिया यहाँ पर आकर 100 + 5। अब आउटपुट इसका क्या आ जाएगा, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, 105। ठीक है, जैसे ही उसने क्या किया, 100 को क्या करवा दिया, 100 और 5 को आपस में प्लस करवा दिया। प्लस की जगह मैं इसको आपस में करवा देता हूँ माइनस। ठीक है, तो क्या आउटपुट आ जाएगा, 95। ये मेरे पास आ गया 95। फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया 100 डिवाइड बाई 5, क्या आउटपुट आएगा, 20। ठीक है, क्या आउटपुट आ गया, 20। ठीक है, फिर मैं मल्टीप्लाई इसको करता हूँ, मैंने कहा 100 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आउटपुट आ जाएगा, 500। आउटपुट देखते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 500 मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट। और लास्ट है मेरे पास मॉड्यूल है, जिसको मैं परसेंटेज के साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने यहाँ से इसको कर दिया %2। ठीक है, ये मुझे रिटर्न करेगा रिमाइंडर, कि जब मेरे पास 100 डिवाइड होगा 2 से तो मेरे पास बचेगा क्या,
ये मुझे वो रिटर्न करेगा। मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो मेरे पास आ गया 0, क्योंकि 100 मेरे पास क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, टू से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 3 से करवाने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। तो मेरे पास 1 आ रहा है, रिमाइंडर मेरे पास अभी जो आ रहा है वो 1 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल मतलब ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये रिटर्न करते हैं हमें रिमाइंडर। ठीक है, ये तो मैंने अभी परफॉर्म करवाया है दो वैल्यूज के दरमियान में। अब इनको परफॉर्म करवाते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान में। ठीक है, अब आता हूं मैं। सबसे पहले मैं एक दो वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं इंटीजर टाइप के। इंटीजर टाइप के इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्ट्रिंग पे कभी भी कैलकुलेशन परफॉर्म मैं नहीं करवा सकता। ठीक है, चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो। मतलब नंबर का क्या मतलब कि अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ए के नाम से वेरिएबल बनाऊं और उसमें यहाँ पर आकर मैं स्टोर करवा दूं 50, ठीक है, तो मेरे पास ये नंबर कंसीडर नहीं होगा, ये एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होगा, तो कभी भी इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं दो स्ट्रिंग के दरमियान में आपस में एडिशन करवाने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या होगा, दोनों एक साथ लिखा जाएंगे। इसको क्या बोला जाता है, कॉनकैटिनेशन। ठीक है, कॉन्केटिनेट होकर आ जाएंगे आपस में। तो इंटीजर वेरिएबल में बना रहा हूँ, इंटीजर num1 के नाम से मैंने बनाया, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी 50। और एक वेरिएबल में क्रिएट कर रहा हूँ num2 के नाम से, उसमें वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 40। ठीक है, अब सबसे पहले क्या परफॉर्म करवाता हूँ मैं इन दोनों। अच्छा, ये जो मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं num1 और num2, ये दोनों मैं एक लाइन में भी कर सकता था, क्योंकि दोनों की सेम डेटा टाइप है। तो दोनों की सेम डेटा टाइप है तो मुझे दोनों बार इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ अलग अलग लाइन में। दूसरा तरीका इसका क्या है कि मैं यहाँ पर अगर लिखूँ, मैं ए के नाम से एक बनाता हूँ वेरिएबल, मैंने स्टोर करा दिया उसमें 50, और एक कॉमा बी के नाम से बनाता हूँ उसमें मैंने स्टोर करा दिया 40। अब ये जो दोनों वेरिएबल है मेरे पास, ए और बी, दोनों की डेटा टाइप मेरे पास सेम है, इंटीजर। ठीक है, मैं इस तरह से भी बना सकता था। ठीक है, तो जैसे मर्जी आप लोग बनाना चाहे बना सकते हैं, जैसे आप लोगों को आसानी हो। अब मुझे परफॉर्म करवाना है उस पर कोई भी कैलकुलेशन, तो मैंने यहाँ पर आकर कंसोल डॉट राइट लाइन के लिए CW डबल टैब, और यहाँ पर आकर num1 को मैंने कहा प्लस करवा देना num2 के साथ। ठीक है, अब num2 मैंने कहा num1 के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू को प्लस करवा देना num2 के आने वाले वेरिएबल में की वैल्यू में। तो यहाँ पर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, अभी एग्जीक्यूट करवाते हैं। क्या आउटपुट आ गया मेरे पास, 90 आउटपुट आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से आगे क्या करता हूँ, मैंने कहा num1 को माइनस करवा देना num2 के साथ, क्या आउटपुट आएगा, 10। ठीक है, क्या आउटपुट आ गया, 10। ठीक है, फिर मैंने कहा इसको क्या करना भाई, डिवाइड करवा देना। ठीक है, फिर देखते हैं आउटपुट क्या आता है। बिल्कुल हाँ, अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल num2 को माइनस करवा देता हूँ num1 के साथ, अब अगर मैं इसका आउटपुट देखता हूँ जाके तो मेरे पास, क्योंकि अब जो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू में माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर माइनस में आएगा इसका। ठीक है, इस दफा मल्टीप्लाई करवा के देखता हूँ। मैंने कहा num1 को मल्टीप्लाई करवा देना num2 से। ठीक है, 2000 मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, लास्ट है मेरे पास मॉड्यूलस भी ट्राई करके देख लेते हैं कि नम मैंने कहा %2। नम %2 का मतलब कि नम के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू को डिवाइड करवाना पहले num2 के साथ, और जो मेरे पास रिमेनिंग बचता है, रिमेनिंग जो मेरे पास उसका रिमाइंडर, वो मुझे रिटर्न कर देना। तो मेरे पास बच रहा है यहाँ पर 10। ठीक है, अच्छा, ये तो मैं अभी परफॉर्म करवाया ऑपरेशन, दो वेरिएबल्स के दरम्यान में भी करवा दिया और दो वैल्यूज के दरम्यान में भी करवा दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि यूजर से कैसे मैं वैल्यूज लेके परफॉर्म करवा सकता हूँ। मतलब जैसे मैं जावास्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट से यूजर से वैल्यू लेता था कि एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, ठीक है, एंटर डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड, ईमेल वगैरह जो भी हो। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो वैल्यू है 50 और 40, ये तो पहले से सेट हुई है भाई, इन दोनों वैल्यूज के दरम्यान में ऑपरेशन परफॉर्म होगा 40 और 50 के दरम्यान में। मैं ये चाह रहा हूँ कि num1 की वैल्यू भी यूजर दे और num2 की वैल्यू भी यूजर दे। तो अब यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है कंसोल एप्लीकेशन में, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो फंक्शन यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ मैं कोई भी इनपुट लेने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है सी शार्प में, कंसोल डॉट रीड लाइन, जो कि मेरे पास क्या करता है, यूजर से वैल्यू लेता है। जिस तरह से मेरे पास प्रॉम्प्ट है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस कंसोल डॉट रीड लाइन में जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है वो किसी ना किसी वेरिएबल में जाके स्टोर हो। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया माय नेम के नाम से, और यहाँ पर मैंने कर दिया इक्वल। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कंसोल डॉट रीड लाइन में जो भी वैल्यू आ रही है वो कौन से वेरिएबल में जाके स्टोर हो रही है, माय नेम में जाकर स्टोर हो रही है। अब या तो मैं डायरेक्टली माय नेम में पहले से कुछ वैल्यू दे देता कुछ इस तरह से,
यहाँ पे कुछ इस तरह से एबीसी। ठीक है, ये तो मेरे पास स्टैटिक वैल्यू हो गई, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ डायनामिकली काम हो, ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म करो डायनामिक हो। तो मैं यहाँ पर अगर यूजर से वैल्यू लेना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया console डॉट रीड लाइन, के ताकि यूजर यहाँ जो भी इनपुट दे वो इस माइनेम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए। जिस तरह से हम प्रॉम्प्ट में क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट में जो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट था, मैं क्या करता था, वो भी एक फंक्शन था, और यहाँ पर मैं आके देखता था एंटर योर नेम, इस तरह से। ठीक है, लेकिन रीड लाइन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पर आपने कभी भी पास नहीं करना। ठीक है, लेकिन मैसेज कैसे शो करवाऊंगा मैं, कि यूजर को कैसे गाइडेंस मिलेगी कि इसमें क्या वैल्यू स्टोर, इनपुट देना क्या है, नेम देना है, एज देनी है, सैलरी, डेजिग्नेशन, ईमेल, पासवर्ड क्या देना है। तो उससे पहले मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में मैसेज शो करवाऊंगा। क्या मतलब? अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमेशा जो मेरे पास रीड लाइन होता है, कंसोल डॉट रीड लाइन, वो हमेशा जो इनपुट लेकर आता है प्रॉम्प्ट की तरह स्ट्रिंग में लेकर आता है। अगर मैंने यहां पर console डॉट रीड लाइन में लिखा हुआ है 55, तो मेरे पास जो 55 वो लेकर आएगा, वो मेरे पास स्ट्रिंग में 55 लेकर आएगा। ठीक है, अब स्ट्रिंग 55 है ये तो। ठीक है, नम वन में भी जो अगर वैल्यू जाएगी तो वो भी स्ट्रिंग में जाएगी, नम टू में भी जो वैल्यू जाएगी वो भी स्ट्रिंग में जाएगी। तो जब मैं दोनों को आपस में प्लस करवाने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, मेरे पास दोनों 55 आपस में साथ साथ लिखे आ जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर तो मसला आ रहा है, तो मुझे इसको कैसे ओवरकम करना पड़ेगा? स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में कैसे करवाते थे। मेरे पास एक फंक्शन होता था पार्सेंट। ठीक है, याद है? पार्सेंट क्या करता था कि मेरे पास स्ट्रिंग को या किसी भी डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता था। तो यहां पर मेरे पास जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इन डॉट पार्स, या तो कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32, 16 या 64। मैं यहां पर आकर सिंपल लगता हूं। सबसे पहले तो मैं क्या चाह रहा हूं, अच्छा, अब यहां पर अगर कंसोल डॉट राइट लाइन लगाएंगे भी ना, सॉरी कंसोल डॉट रीड लाइन, तो मेरे पास यहां पर आएगा एक एरर। एरर क्यों आ रहा है मेरे पास? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंसोल डॉट रीड लाइन हमेशा जो वैल्यू लेकर आता है वो स्ट्रिंग में लेके आता है। अब स्ट्रिंग में वो वैल्यू लेकर आ रहा है, और वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर। तो वो स्ट्रिंग वैल्यू कभी भी इंटीजर में सी शार्प स्टोर नहीं करवाने देता डायरेक्टली। ठीक है, मैं अगर माउस लेके जाता हूं तो यहां पर सबसे आखिरी वाली लाइन पड़े, क्या कह रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर। कि आप स्ट्रिंग का डेटा कभी भी डायरेक्टली इम्प्लिसिटली कन्वर्ट ऐसे नहीं करवा सकते, आपको फोर्सफुली एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो मेरे पास यहां पर एक फंक्शन होता है इंटीजर डॉट पार्स का। अब इस फंक्शन के अंदर मैं जो भी लिखता हूं, मतलब मैंने स्ट्रिंग में लिखा 55, ये इन डॉट पार्ट क्या करेगा कि मेरे पास स्ट्रिंग वाले 55 को इंटीजर वाले 55 में कन्वर्ट करवा देगा। तो मेरे पास ये जो रीड लाइन का फंक्शन है ना, इस पूरे फंक्शन को मैं यहां से करूंगा कट, और इसके दरमियान में पार्सेंट के अंदर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा, ताकि जो वैल्यू भी मेरे पास कंसोल डॉट रीड लाइन लेकर आ रहा है वो पहले इंटीजर में कन्वर्ट हो और उसके बाद जाकर उस वेरिएबल में स्टोर। ठीक है, अदरवाइज अगर आप कन्वर्ट नहीं करवाते इसको तो आपके पास ये एरर आता रहेगा, जितनी भी कोशिश कर ले अपने प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास ये जो पूरा फंक्शन है कंसोल डॉट रीड लाइन का, इसको मैंने कंट्रोल एक्स से किया कट, और यहां पर एक फंक्शन लगाया इंटीजर डॉट पार्स, और उसके पास क्योंकि अब एक फंक्शन है तो मैंने कहा यहाँ पर इसके पैरेंथेसिस लगा दी, और इस पैरेंथेसिस के अंदर आके मैंने वही जो कट किया था उसको यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। अब देखिए एरर चला गया मेरे पास। अब इससे हो क्या रहा है कि console डॉट रीड लाइन में मेरे पास जो भी डेटा आ रहा है वो पहले इंटीजर में कन्वर्ट होता है और फिर इस num1 के वेरिएबल में जाके स्टोर होता है। ठीक है, सेम चीज मैं यहां पर भी करूंगा। मैंने इसी ऊपर वाली लाइन को किया एज इट इज कॉपी, और यहां पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। हम्म हम्म ठीक है, अब मेरे पास करना क्या है, मुझे दोनों को आपस में प्लस करवाना है, तो मैं मॉड हटा के यहाँ पे प्लस लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पर, लेकिन मैं जैसे ही अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ मेरे पास इनपुट तो मुझसे मांग रहा है, लेकिन यूजर को कैसे, अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि इनपुट क्या करना है, नेम करना है, नम वन करना है, सैलरी करनी है, या मुझे एज लिखनी है अपनी, या ईमेल लिखनी है। ठीक है, तो उससे पहले मैं मैसेज शो करवा दूंगा कि भाई एंटर फर्स्ट नंबर। फिर जब मैं लिखकर एंटर करता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए एंटर सेकंड नंबर। अगर यहाँ पर मैं अभी लिख भी दूं, मेरे पास आ गया लिखा हुआ 10, मैं जैसे ही एंटर करता हूँ फिर मेरे पास इनपुट मांग रहा है, फिर मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया 20। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मैं बताया कि 30 आ गया, 10 और 20 का एडिशन रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, 30। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इससे पहले मैसेज शो करवाऊंगा जहां पर मेरे पास मैं इनपुट ले रहा हूँ फर्स्ट नंबर, तो इससे पहले मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में मैसेज शो करवा दूंगा कि भाई एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एक तो ये मेरे पास मैसेज आ गया। ठीक है, फिर मैं जहां पर मेरे पास दूसरा इनपुट में ले रहा हूँ उस रीड लाइन से पहले भी यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन में एंटर सेकंड नंबर।
ठीक है, अब मेरे पास दोनों इनपुट से पहले मैसेज शो हो गया है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊं तो देखिए मेरे पास अब मुझे गाइडेंस मिल गई है, मुझे क्या करना है भाई, एक नंबर एंटर करना है, फर्स्ट नंबर। मैंने यहाँ पर अगर फर्स्ट नंबर एंटर किया 50, जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो मेरे पास आ गया एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लाकर लिख देता हूँ 10, और जैसे ही मैं यहाँ पर आकर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 50 और प्लस 10 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने भी दो वेरिएबल्स के दरम्यान में भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा लिया यूजर से वैल्यू लेके, मतलब काम यहाँ पर डायनामिक कर लिया। एक आखिरी काम करता है यहाँ पर कि मेरे पास ये जो रिजल्ट आ रहा है, मैंने लिखा 50 और 50, जैसे ही एंटर करता हूँ ये एडिशन रिजल्ट मेरे पास आ गया 100। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो, ये जो 100 मेरे पास एडिशन रिजल्ट आया उससे पहले मेरे पास लिखा हुआ है द एडिशन रिजल्ट इज दिस। ठीक है, या द सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज दिस, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज दिस, और डिवीजन रिजल्ट इज दिस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जहां पर मेरे पास ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है उससे पहले मैं एक मैसेज शो करवा दूंगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे द एडिशन रिजल्ट इज। अब यहां पर मेरे पास ये कोटेशन और ये नम वन आपस में मर्ज हो रहा है, इन दोनों को मुझे आपस में क्या करना है, कॉन्केटिनेट करवाना है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं क्या लिख दूंगा, प्लस कॉन्केटिनेट करवाने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं जाता हूं, स्टार्ट करता हूं इसको मैं, फिर मैंने यहां पर आकर लिखा 50 और 50। अब मैं फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे ही एंटर करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 100। मैं जैसे ही एंटर करता हूं मेरे पास आ गया 50-50। ठीक है, मसला कहां पर आ रहा है कि ये वाला प्लस और ये वाला प्लस दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मेरे पास, ये मेरे पास एक इशू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास एडिशन रिजल्ट आया हुआ है ना उसको मैं क्या कर सकता हूं, एक ब्रैकेट में कर लूंगा कुछ इस तरह से कि पहले मेरे पास रिजल्ट हो और रिजल्ट आने के बाद क्या हो, कॉन्केटेनेट हो जाए। अब अगर मैं इसको लिखता हूं 50 एंटर और 50 एंटर, सही आ गया रिजल्ट। ठीक है, क्या कह रहे थे, एडिशन रिजल्ट इज 100। ठीक है, अब 100 और यहाँ पर ये कॉलन जो लगाया इनके दरम्यान में स्पेस मेरे पास नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, कॉलन के बाद क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया तो एक कैरेक्टर का मैं यहाँ पर स्पेस दे दूंगा ताकि मेरे पास ये स्पेस आ जाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा 100 और एंटर 100, जैसे ही मैं यहाँ पर आकर एंटर की प्रेस करता हूँ मेरे पास आ गया द एडिशन रिजल्ट इज 200। ठीक है, अब सेम मेरे पास क्या होगा, आप सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को करता हूँ कॉपी, जहां पर मैंने डिस्प्ले कराया रिजल्ट, यहाँ नीचे करता हूँ पेस्ट। अब ये मेरे पास हो जाएगा सब्ट्रैक्शन रिजल्ट। मैंने कह दिया द सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज दिस, और यहां पर बस प्लस की जगह माइनस, फिर दोबारा पेस्ट किया मैंने इसको, और यहाँ पर प्लस की जगह मैंने यहाँ पर लिख दूंगा मल्टीप्लाई, और इसको मैं कर दूंगा द मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इज, मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इज, दोबारा पेस्ट किया, और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा डिवीजन रिजल्ट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिवीजन रिजल्ट इज, और लास्ट है मेरे पास मॉड्यूलस। तो यहां पर अगर मैं कर दूंगा द मॉड्यूलस रिजल्ट इज, और यहां पर आकर परसेंट। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 10, और एंटर सेकंड नंबर मैंने यहां पर आकर लिख दिया 2। जैसे ही एंटर करता हूं तो देखें द एडिशन रिजल्ट इज 12, द सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज 8, मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इज 20, डिवीजन रिजल्ट इज 5, और मॉड्यूलस रिजल्ट इज 0। ठीक है, सारे ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होकर आ गए। ठीक है, एडिशन से लेके यहाँ पर मॉड्यूलस तक सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर अभी हमने परफॉर्म करवा कर देख लिए।